नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन सक्षम। हम लोगों की संविधान और राज व्यवस्था पर श्रृंखला चल रही है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको संविधान का निर्माण, संविधान सभा और कानून कब लागू हुए, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ाएंगे संविधान की प्रस्तावना और संविधान के स्रोत, जो किन किन देशों से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, और अनुसूचियां पढ़ाएंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है, और भाग पढ़ाएंगे। हम लोग इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, अभी एक टेट परीक्षा आने वाली है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। मैं आपको बता दूं पहले इसके बारे में। अभी तो टेट आएगी, फिर पैट आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है आरओ की एग्जाम आएगी और एसआई की एग्जाम आएगी। समीक्षा अधिकारी और कांस्टेबल में तो मैं देख रहा था 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। इसमें क्या होता है, संविधान और मूल विधि होता है। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि 15 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर जो है हम संविधान और राज व्यवस्था टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं और आज जो है प्रस्तावना संबंधी चीजें देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है वो टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना, असल में प्रस्तावना होती क्या है, कई लोग जानते नहीं कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना कुछ नहीं, जैसे पूरा संविधान बन गया तो संविधान का जो सार है, जो संविधान का सार है वही प्रस्तावना है। संविधान का जो सार है वो प्रस्तावना है, यानी कि संविधान में अंदर क्या है, उस चीज का परिचय जो बाहर दिया जाता है पहले पन्ने पे, वो प्रस्तावना है। अच्छा, एक और बात, प्रस्तावना संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि प्रस्तावना संविधान में बाद में जोड़ी गई थी। और दूसरी बात क्या है, जो प्रस्तावना है वो नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, देखिए यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव हमने इस बार जो है प्रिंटेड दिया है आपको, इसमें ब्लैक है, ऑलरेडी बोल्ड है काफी। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित ये प्रस्तावना थी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न शब्दों में से प्रस्तावना में कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं और वो शब्द कब और किस संविधान संशोधन से जोड़े गए और उस शब्द के मायने क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संप्रभुता। इंग्लिश में इसको सोवरेनिटी कहते हैं। तो संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने देश के लिए, यानी कि अपने निर्णय, आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय हो, दोनों निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी अन्य देश पर भारत की निर्भरता नहीं है। हम अपने निर्णय, देखिए जो भी देश के अंदर के निर्णय होते हैं या बाहर, हमें विदेश नीति का संचालन कैसे करना है, किस देश के साथ हमें संबंध रखने हैं, किस देश के साथ संबंध नहीं रखने हैं, हमारी विदेश नीति क्या है, तो किस देश के साथ रक्षा संबंध है, ऐसे सारे संबंधों का निर्धारण भारत स्वयं करेगा, किसी देश के हस्तक्षेप के बिना। इसलिए हम संप्रभु देश हैं। आप लोग समझिए। अगला है समाजवादी। प्रस्तावना में जो अगला शब्द शामिल है वो है समाजवादी शब्द शामिल है प्रस्तावना में। देखिए समाजवादी, एक तो ये हो गया संप्रभुता, ये है समाजवादी। देखिए समाजवादी शब्द पहले प्रस्तावना में नहीं था। आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द प्रस्तावना में शामिल किया गया था। और भारत कैसा समाजवाद है? भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता। ये देखिए है धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना में शामिल है धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 1976 को शामिल किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब शामिल किया गया, तो ये शब्द शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है, कोई धार्मिक कोई छवि नहीं। जैसे बाहर मुस्लिम कंट्री, सॉरी, जैसे बाहर सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म है या कहीं और कोई ईसाई है, कोई कुछ है, तो भारत कोई ऐसा नहीं है। भारत क्या है?
भारत का संविधान सभी धर्मों को मान्यता देता है। संविधान देश का कोई अपना धर्म नहीं है, संविधान सभी धर्मों को मानता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था, समाजवादी को भी शामिल किया गया था और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी शामिल किया। अब देखिए अगला शब्द आता गणतंत्र क्या है। ये देखिए मैंने डाला, हेडिंग है गणतंत्र क्या है। तो गणतंत्र क्या है, पहले तो आप लोग गणतंत्र का मतलब समझ लीजिए। ये सारे शब्द प्रस्तावना में शामिल हैं, जो एक एक शब्द मैं बता रहा हूं। गणतंत्र का मतलब है जो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे भारत में राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राज्य का जो प्रमुख है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, कोई वंशानुगत नहीं है या कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि पहले से चला आ रहा हो। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में वंशानुगत है, वहां के जो महारानी है तो वो उनके परिवार से कोई ना कोई रहता है। तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्य का गणतंत्र यानी कि वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एक निर्धारित अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। भारत एक गणतंत्र है। चलिए अगला शब्द आता है न्याय। प्रस्तावना में शामिल है न्याय। तो प्रस्तावना जो है 3 तरीके के न्याय की बात करती है, यानी कि संविधान जो है 3 तरीके की न्याय का बात करता है। एक तो सामाजिक न्याय, नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, सामाजिक न्याय बताता है सामाजिक न्याय बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात आर्थिक न्याय, कि सभी को, आर्थिक न्याय कहता है कि सभी को रोजगार के अवसर की समानता, यानी कि रोजगार के अवसर की समानता, कमाने खाने की समानता, यही आर्थिक न्याय है। और जो है तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी कि सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अच्छा, ये शब्द सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन बताता है कि कहां से लिए गए, भारतीय प्रस्तावना में ये शब्द कहां से लिए गए, तो बच्चे सही से टिक नहीं लगाते। ये देखिए मैंने इसको कोष्टक में दे रखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रूस की क्रांति से ये शब्द लिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिए गए हैं। अब अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। ये भी संविधान की उसमें प्रस्तावना में शामिल है। अच्छा, स्वतंत्रता में क्या है, प्रस्तावना में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति, विश्वास, देखिए शब्द नोट है, आप लोग देखते जाइए, शब्द नोट है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, एक मिनट रुक जाइए, कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, तो हर व्यक्ति को संविधान में क्या है, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें शब्द जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये शब्द थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसमें देखिए मैंने कोष्टक में दे रखा है, पहले से ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला शब्द आता है समता। तो समता का मतलब होता है, देखिए इसमें लिखा है नीचे, ध्यान रखिए आप लोग। तो समता से तात्पर्य है कि किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, कोई भी वर्ग बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, समता है। लास्ट है बंधुत्व। तो बंधुत्व का तात्पर्य तो वैसे ये है कि भाईचारे की भावना,
अब बंधुत्व में दो बातें सम्मिलित हैं कि बंधुत्व का मतलब क्या है। एक तो यह है कि बंधुत्व में आप प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेगा, दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा, और दूसरी बात यह है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेगा। ये बंधुत्व में शामिल है। अच्छा, देश की एकता और अखंडता की जो रक्षा करेगा, तो ये शब्द कहां से शामिल किया गया है, देख लीजिए, नोट है इसमें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है। आप लोग सही से अगर दिखाई ना दे रहा हो तो जब वीडियो जाएगी तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम कुछ हो रही हो देखने में तो आप लोग बता दें प्लीज। तो देश की एकता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, ये तो हो गई प्रस्तावना की बात। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना बाद में जोड़ी गई संविधान में। ठीक है, चलिए, अब कई बार क्या होता, मैंने देखा पिछली बार टेट में ही, जब ये सुपर टेट की एग्जाम चल रही थी, तो मैंने देखा कि उसमें जो ये सुपर टेट वाली एग्जाम चल रही थी, तो मैंने देखा कि उसमें एक क्वेश्चन सीधा था, उसमें दिया गया था कि भाग 9 संविधान में किससे संबंधित है। तो उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, पंचायतें दी गई थी, नगर पालिका दी गई थी, अन्य चीजें दी गई थी। तो कुछ लोगों ने नगर पालिका मार दिया, जिसको पता था उसने पंचायतें मार दिया, जिसने पढ़ा था। तो इसलिए भाग बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं भाग से एक प्रश्न आपको मिल जाता है किसी न किसी एग्जाम में, मैंने कई बार देखा है। इसलिए अच्छा, पीसीएस एग्जाम में तो आता ही आता है, समीक्षा अधिकारी में भी भाग जरूर पूछे जाते हैं, और अभी जो PSSSC से होंगे उनमें भी पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं। तो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूं। भाग 1, ये है भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में दिया गया नागरिकता। देखिए, कई बार पूछा गया भाग 2 नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 जो है वो संघ सरकार से संबंधित है। भाग 6 राज्य सरकारें हैं। और भाग 7 तो अब विलोप हो गया, संविधान में भाग 7 नहीं रहा। मैं अभी आपको बता देता हूं, भाग 7 संविधान में विलोपित हो चुका है, अब नहीं रहा। भाग 8 संघराज क्षेत्र से संबंधित है। संघराज क्षेत्र का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जो संघराज क्षेत्र है, अंडमान है, उनसे संबंधित है। ठीक है, अच्छा, महत्वपूर्ण भाग 9 में देखिए अक्सर कंफ्यूजन रहता है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों का मतलब क्या है, अभी तो देखो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये पंचायतें और नगर पालिकाओं को याद रखिएगा। पंचायत चुनाव अलग होते हैं, पंचायतों को भाग 9 में रखा गया है, और जो शहरी नगर पालिकाएं हैं उनको भाग 9 का में रखा गया है। ये बात आप लोग याद रखना, भूलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सहकारी समितियां, तो भाग 9 की कई चीजें भाग 9 में शामिल है। 9 का और 9 खा, यानी कि 9A और 9B। तो खा में क्या है, सहकारी समितियां शामिल हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, भाग 9 खा में सहकारी समितियां शामिल हैं। और भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित भाग 10 है। अब एक और महत्वपूर्ण भाग है जो कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण को इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो भाग 14 का ट्रिब्यूनल से संबंधित है। नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर बहुत अच्छे से चीजें याद करनी है तब तो आप एक पेन उठाइए और एक नोटबुक उठाइए, 4 पन्ने A4 साइज के लीजिए, उनमें इसको नोट करते जाइए। अदरवाइज वीडियो बार बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर लिख के याद करेंगे, ये सबसे अच्छा और बेटर होता है हर किसी के लिए। खासकर संविधान और राज्य व्यवस्था को अगर आप एक बार लिख के याद कर लिए ना, तो किसी भी एग्जाम में फिर आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट संविधान का भाग है, वो है भाग 18। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है और कई बार पूछे जा चुके हैं।
कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो ये कहाँ है, ये है भाग 18 में। चलिए, ये भाग बहुत जरूरी है, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, भाग याद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे क्या, हमने आपसे जैसा कि वादा किया था कि संविधान में कुछ चीजें तो संविधान, जो भारत का संविधान बना उसमें कुछ चीजें विदेशी संविधान से ली गई थी, मतलब अन्य देशों के संविधान से ली गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो नंबर आता है वो है ब्रिटेन। भाई चूंकि ब्रिटेन भारत में ब्रिटेन का वो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, तो स्वाभाविक था कि ब्रिटेन का कोई ना कोई प्रभाव भारत पे पड़ना ही पड़ना था संविधान पे। तो मैं आपको बताऊं, जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में, ये लिया गया है ब्रिटेन से। दूसरा है विधि का शासन, देखिए टिक लगे हुए हैं, कॉमा लगा हुआ, आप लोग देखते हैं, विधि का शासन। तीसरा है विधायी प्रक्रिया। एक है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता भी, अच्छा भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। वहां राज्य की नागरिकता अलग होती है, पूरी मतलब देश की नागरिकता अलग होती है। वहां राज्य और देश दोनों की नागरिकता अलग अलग है। जैसे अपने यहाँ क्या है कि भाई कोई मान लीजिए हम लोग यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। यहाँ एक ही नागरिकता है, वो है भारत की, कि हम भारत के नागरिक। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में देश की नागरिकता अलग है, और मान लीजिए कोई वाशिंगटन का है या कहीं और का है या किसी और राज्य का है, तो उसकी नागरिकता अलग है। और मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। ऐसे ही ब्रिटेन में क्या होता है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो ब्रिटेन में भी 2 सदनीय व्यवस्था है। और अगला है विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भारत में भी है, सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, शायद अनुच्छेद 105 में है विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 में है यहाँ, सॉरी, सांसदों के लिए। और दूसरा है शायद 191 में है यहाँ, क्या नाम, राज्य विधानसभाओं के लिए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए लिखना बहुत आसान है, जैसे भाई इसमें लिखा है कि संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, लेकिन चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। भाई एकल नागरिकता है तो एकल नागरिकता का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रट्टा मार विद्या जरूरी हो जाती है खैर कभी कभी, लेकिन समझना भी उतना ही जरूरी है चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया, ये बात देखिए, नंबर 2 पर नीचे अमेरिका है। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिकी संविधान से जो मूल अधिकार है, देखिए टिक लगा हुआ है, आप लोग देखिए, जो मूल अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से लिए गए। भाग 3 में मैंने अभी बताया था, पीछे भाग 3 में देखिए पढ़ाया था, भाग 3 में मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए, मूल अधिकार लिए गए अमेरिका की संविधान से। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि वहां के राष्ट्रपति ट्रंप पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है ना, इंपीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये प्रक्रिया भारत के संविधान में भी है। ये कहां से ली गई, ये अमेरिकी संविधान से ली गई। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि जो न्यायपालिका है वो कानूनों का पुनरावलोकन कर सकती है, उनको दोबारा से देख सकती है। और दूसरा, अगर वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है या संवैधानिक ढांचे से मेल नहीं खाते हैं तो उनको वो रद्द भी कर सकती है। चलिए, तो ये तो हो गया अमेरिकी संविधान से। देखिए जो बोलता जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन और मूल अधिकार कई बार पीसीएस, आरओ और किसी ना किसी एग्जाम में मैंने देखा, कई बार तो एसएससी और रेलवेज की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। तो अपने भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। मैं आपको बताऊं, देखिए ये रहा आयरलैंड और ये रहे नीति निर्देशक तत्व।
और राज्यसभा के लिए जो नामांकन होता है वो भी यहीं से लिया गया। तो आपके लिए सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्या है, पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए भारतीय संविधान में, तो आपको टिक मारना है, कहां से, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा संविधान। देखिए भारत एक कनाडा संविधान से संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे केंद्र का जो अपना अधिकार है, राज्य का जो अपने अपने क्षेत्र में जो है अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था में अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा अवशिष्ट शक्तियां, कई बार प्रश्न पूछा गया अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई, कई बार ये क्वेश्चन आया, रिपीटेड है कई बार। तो ये कनाडा से ली गई। और एक है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये कहां से लिया गया, ये भी लिया गया कनाडा संविधान से, देख लीजिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की क्या स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया भैया, तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से समवर्ती सूची ली गई। देखिए भारत में 3 तरीके की सूची है, अभी नीचे आएगा टॉपिक अनुसूचियां, तब मैं आपको बताऊंगा। भारत में 3 तरीके की सूची है, एक तो संघ की सूची है जिसपे संघ को कानून बनाने का अधिकार है, मैं आपको बताता हूं। एक तो संघ की सूची है, दूसरा राज्य की सूची है जिस पर राज्य कानून बनाता है, और तीसरी सूची है समवर्ती। अच्छा तीनों सूचियों के अलग अलग विषय हैं। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर दोनों के कानूनों में टकराट होती है तो समवर्ती सूची पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई थी। देखिए इसमें लिखा भी है। और क्या होता है कि कभी कभार किसी साधारण विधेयक पर जो है सहमति नहीं बन पाती, तो कभी कभार संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है संविधान में। तो संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। अच्छा अब आता है कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए थे। ये देखिए नोट है, सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए थे। आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट है, हम आपको बताएंगे अनुसूचियां। कई बार ये पूछा जाता है कि चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है, ये अनुसूची फला अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप लोग क्या करते हैं अनुसूचियां नहीं बता पाते हैं। मैं आपको बताता हूं। प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम व उनका क्षेत्र है। प्रथम अनुसूची देखिए यहां से शुरुआत हो रही है, हेडिंग है ये अनुसूचियां, प्रमुख अनुसूचियां। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम है और उनका क्षेत्र है। राज्यों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का नाम है उसका क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का नाम है उसका क्षेत्र है। प्रथम अनुसूची की बात कर रहा हूं। अब द्वितीय अनुसूची क्या बताती है, द्वितीय अनुसूची बताती है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और एवं सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान, इनका नाम और इनकी सीमाएं, इनकी सीमा कहां तक है, ये द्वितीय अनुसूची बताती है। अब आ जाइए तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची क्या बताती है, जो लोग शपथ लेते हैं उसमें शपथ का जो भी, शपथ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो तृतीय अनुसूची में है। स्वेरिंग का प्रावधान है, जो भी जो है प्रतिनिधि शपथ लेते हैं उसका जो प्रावधान है वो तृतीय अनुसूची में। ये देखिए लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, शपथ वाला कई बार पूछा गया। अच्छा अब चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में क्या है कि राज्यसभाओं के लिए जो सीटों का आवंटन है वो चतुर्थ अनुसूची में है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी है, शायद राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, तो ये चतुर्थ अनुसूची में इसका प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम नहीं 40 बार पूछी जा चुकी है हर एग्जाम में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, कहीं ना कहीं लोअर पीसीएस में, हर जगह पूछी जाती है, और इसमें आपके टेट में कहीं ना कहीं जरूर पूछी जाती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसको नोट कर लो, आप कहीं भी नोट कर लो, इनके प्रशासन से संबंधित है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के। अच्छा अब छठी अनुसूची है वो असम। देखिए राज्यों के नाम नोट करना, 2-3 साल पहले पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 1, 2, 3, 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उनके क्षेत्रों, उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब देखिए यहां पे प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी सूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, तो आप याद रखना 5वीं और 6ठी दोनों जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। अगर टिक मारने को आ जाए तो ये मारेंगे, लेकिन अगर नाम से आ जाए कि कौन से 6ठी अनुसूची में शामिल हैं या कौन से नहीं है, तो आप ये 4 राज्य याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं सूची। मैंने जैसा कि आपको बताया 7वीं अनुसूची, मैंने बताया 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
संघ सूची में शायद 100 विषय हैं, अभी मेरे हिसाब से आगे मैं बता दूंगा। राज्य सूची में मेरे हिसाब से 1 मिनट में आपको बताता हूं, याद नहीं आ रहा हल्का सा। संघ राज्य और इनमें तो 3 तरीके की सूचियां हैं, एक संघ, एक राज्य, एक संवर्ती। संवर्ती कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कई बार मैंने बताया कि संवर्ती सूची कहां से ली गई, तो वो तो ली गई भैया ऑस्ट्रेलिया से। और आगे है 8वीं अनुसूची जो है, देखो 7वीं अनुसूची में क्या था, संघ सूची में तो 100 मामले हैं। मैंने पहले बताया कि संघ की जो सूची है उसमें 100 विषय हैं, ठीक है। अब दूसरी सूची है राज्य की। राज्य वाली में वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। और तीसरी सूची है संवर्ती। तो संवर्ती में क्या है, संवर्ती में वर्तमान में 52 विषय हैं, ठीक है। 52 संवर्ती सूची में, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसमें नोट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब आती है अगली 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं का मतलब क्या हो गया, जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। अच्छा, ये भाषाएं आ जाती है कि निम्न में से कौन भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो देखिए, आप लोग भाषाएं एक बार पढ़ लीजिएगा। 22 भाषाएं हैं, मैं बोल भी देता हूं। एक तो असमिया है, बांग्ला है, बोंडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भाषाओं को, ये 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। देखिए मैंने लिखा भी है यहां पे, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। अच्छा, इसमें भाषाओं पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पिछली बार टेट में भी आया था, मैं आपको बता दूं। भाषाओं पे बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर टेट में आया था मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन ये बनता है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और फिर एक और संविधान संशोधन हुआ भाषाओं में, वो था 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। तो 71वां संशोधन जो 1992 में हुआ, उसमें था बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये क्वेश्चन आ भी चुका कई बार, मैं आपको बता दूं, मैथिली और संथाली, ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी और 2003 में जोड़ी गई थी, ठीक है। ये नोट करते जाइए, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अलग से बता रहा हूं, इसमें नहीं है। चलिए आगे सूची है 10वीं सूची दल बदल कानून से संबंधित सूची है। कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सूची में दल बदल कानून है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। भारत में 1985 में, अभी मैं बताता हूं आपको, ये 10वीं अनुसूची रही, दल बदल कानून 1985 में। दल बदल कानून जो है, सॉरी, ये सूची 1985 में जोड़ी गई थी, और ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन पीसीएस और आरओ एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में जोड़ी गई थी, दल बदल कानून था इसमें दल बदल कानून में क्या था कि जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध थे, इसमें दल परिवर्तन से संबंधित कानून थे। इसमें आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 11वीं सूची। अच्छा, अभी मैंने उधर आपको बताया था भाग, और अब मैं बता रहा हूं अनुसूची। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, ये देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायतें शामिल हैं, और 12वीं में है नगर पालिका। उधर क्या था, उधर पंचायतें शामिल थी, किसमें? पंचायतें शामिल थी भाग 9 में, और नगर पालिकाएं शामिल थी 9 में। ऐसे ही 11वीं अनुसूची में पंचायतें शामिल हैं और 12वीं में है नगर पालिकाएं। मिस्टेक कर देते हैं लोग कभी कभार, 11वीं में है पंचायतें और टिक लगाते हैं नगर पालिका का। समझ गए आप लोग? देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये ये जो टॉपिक है, ये संविधान और राज्य व्यवस्था 15 से 20 दिन में खत्म कर दूंगा। आज हम लोगों ने प्रस्तावना, भाग, अनुसूची, सारी चीजें खत्म कर ली हैं। धीरे धीरे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग इसको या तो लिख लीजिए या वीडियो देख के याद कर लीजिए, अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है,
ठीक है, धीरे धीरे कल से मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं, कल से हिंदी की वीडियो शुरू हो जाएंगी। हिंदी यूपी टेट में आती है, हिंदी लैंग्वेज यूपी टेट में अलग से आता है, यूपीएसआई में भी हिंदी लैंग्वेज आती है, और ट्रिपल एससी तो अलग से पार्ट है हिंदी का। कल से हम हिंदी पढ़ाएंगे। साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।